हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश सर। चलिए स्वागत करते हैं रमेश सर का। रमेश सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सर, आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि बिहार स्टेट का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं उनके बहुत सारे क्यूरीज हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिसकी चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं एक नज़र, जो भी अपीयर थे कैंडिडेट, उनका टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, इस पे एक नज़र हम डाल लेते हैं। सबसे पहले हम विषय वाइज देख लेते हैं। विषय में देखा जाए तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा ये, तो जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसमें कुल पंजीकृत अभ्यर्थी थे 10,704, जिसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 7,684। ये पेपर 1 का हम चर्चा कर रहे हैं अभी। इसमें देखा जाए रिक्त पद जो है वो 5,054 है। इसके बाद हिंदी का है। हिंदी में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 17,925, जिसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 11,298। रिक्त पद है आपके 3,000। मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में देखा जाए यानी मैथ में पेपर 1 में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 30,683। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 25,216। इसमें भी रिक्त पद हैं 5,054। इसके बाद देखते हैं अगला विषय को। अगला विषय है संस्कृत। संस्कृत में है कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं आपके 3,957। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 2,901। रिक्त पद है 1,054। इसके बाद अगला विषय है साइंस। साइंस में 23,625 है। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 17,033। रिक्त पद है 5,054। इसमें सोशल साइंस है। सोशल साइंस में है आप 89,444, जिसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 65,469। इसमें रिक्त पद है आपके 5,054। इसके बाद उर्दू है। उर्दू में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 4,828। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 3,631। रिक्त पद हैं इसमें 1,000। पेपर 1 में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं टोटल 1,81,166। इसमें देखा जाए तो जो शामिल कुल अभ्यर्थी हैं पेपर 1 में 1,33,232। रिक्त पद हैं टोटल 25,270। इसमें हम आपको बताते चले कि अभी कुछ विषय का रिजल्ट नहीं आया है। इसका एग्जाम 106 अभ्यर्थी का होगा इन विषय में। वो कौन कौन से विषय हैं? वो है आपका साइंस, उर्दू और संस्कृत है आपका। संस्कृत। यस। अब ये जो टोटल अभ्यर्थी हैं तीनों विषय का, तो वो है आपका 23,565 प्लस 106 और जुड़ जाएंगे। इसमें देखा जाए तो उत्तीर्ण जो हैं टोटल पेपर 1 में वो हैं आपके 16,068। इसके बाद पेपर 2 का चर्चा करते हैं। पेपर 2 में आपका विषय है बटनी। बटनी में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 2,291। इसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं वो है आपके 1,464। रिक्त पद है इसमें 8,035। इसके बाद अगला जो विषय है वो है आपका केमिस्ट्री। इसमें देखा जाए तो कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 3,568। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 2,405। रिक्त पद है आपके 2,221। कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 41,014। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 28,463। रिक्त पद हैं आपके 1,673। बाद में इसमें 1,000 और जुटे हुए हैं, तो टोटल देखा जाए तो 2,673 होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखा जाए तो टोटल जो कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं वो हैं आपके 6,280। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं आपके 4,167। रिक्त पद होते हैं आपके 2,125। इसके बाद अगला है मैथिली। मैथिली में देखा जाए कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 207। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं आपके 90, जिसमें रिक्त पद देखा जाए तो आपके हैं 105। इसके बाद अगला विषय है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखा जाए तो कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं आपके 4,748। कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 3,473। रिक्त पद है आपके 2,104। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। इसमें कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 2,856। इसमें कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 2,069। रिक्त पद हैं इसमें 2,384। इसके बाद अगला विषय है जूलॉजी। इसमें कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं 4,749।
कुल शामिल अभ्यर्थी हैं 3153, रिक्त पद हैं आपके 723। इसमें देखा जाए तो टोटल जो पंजीकृत अभ्यर्थी थे वो थे 65,713, कुल शामिल अभ्यर्थी थे आपके 45,284, रिक्त पद हैं आपके 12,170। अभी तक का जो रिजल्ट आया है उसमें देखा जाए तो 8,531 आया है। अगर इसमें 1,000 और जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं आपके 13,170 और रिजल्ट इसमें मात्र हुए हैं 8,531। तो ये हो गए आपके जो भी अभ्यर्थी शामिल थे उनका। अब यहाँ पे जो भी कितने उत्तीर्ण हुए हैं इस पे अभी चर्चा हमने नहीं किया है, इसके लिए आरटीआई भी फाइल किया गया है, लेकिन चलिए हम रमेश जी से भी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। रमेश जी, जैसा कि हमें मालूम है कि टोटल अभ्यर्थी पेपर 1 में जो उत्तीर्ण हुए हैं 3 सब्जेक्ट छोड़ के, जिनका एग्जाम होने वाला अप्रैल मंथ में शायद 2 अप्रैल को होगा और मई में इसका रिजल्ट आएगा, जो 106 अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है कि जो भी उत्तीर्ण हुए हैं जो भी अभ्यर्थी, उसमें हमेशा चर्चा का विषय ये रहा है कि सोशल साइंस में सबसे ज्यादा रिजल्ट हुआ है, सीट से भी ज्यादा रिजल्ट हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट आया है और ये शुरू से कहा जा रहा था, नोटिफिकेशन से आया था स्टेट का तब से कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद भी जो है बात हुआ है, कई बार परीक्षा नियंत्रक से उन्होंने यही कहा है कि जितना सीट है उतना ही रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। रही बात सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस की सारी जो सीट है वह भर चुकी है और जनरल की हर कैटेगरी में भर चुकी है। लेकिन एग्जैक्ट जो है इसके जानने के लिए आरटीआई किया गया है, उसका जवाब आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी पास हैं। और सोशल साइंस में बच्चे इसलिए जो है अभ्यर्थियों को लग रहा है कि सीट से ज्यादा रिजल्ट दिया गया है क्योंकि बहुत ही कम कट ऑफ पे भी अभ्यर्थी पास हैं। 75 नंबर से ज्यादा या इस तरह से देखा जाए तो 68 से ज्यादा वाले अभ्यर्थी पास हैं। तो इसलिए ये लगना लाजमी है कि इतने ज्यादा अभ्यर्थी होने के बाद भी सोशल साइंस का कट ऑफ जो है इतना कम क्यों जा रहा है। तो इसके लिए आरटीआई किया गया है, जवाब आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि सीट से ज्यादा रिजल्ट है या सीट से जितना सीट है उतना ही है। लेकिन मेरे हिसाब से जितना सीट है उतना ही रिजल्ट हुआ होगा सर। ओके, यानी जितना सीट है उतना ही उत्तीर्ण हुए हैं और जैसे ही क्लियर होगा आरटीआई सामने आ जाएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम चलेंगे चर्चा, बहुत सारे अभ्यर्थी का प्रश्न लेंगे लेकिन फिर से हम चर्चा करेंगे, जितने प्रश्न है सारी की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी का प्रश्न आया है कि सर आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो बता दिया था लेकिन हम लोग नए हैं तो हम लोग को बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार करके रखें, बहाली जब भी हो, लेकिन डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो रमेश जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या क्या लगते हैं जो इन्हें अप्लाई करना होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में जो है 10th का जो है सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट यानी मूल प्रमाण पत्र तथा अंक प्रमाण पत्र, ये तो सबका चाहिए, 10th हो, 12th हो या स्नातक हो। कुछ बच्चे जो है जिनके पास अगर नहीं होगा तो प्रोविजनल ले सकते हैं, जब तक नहीं मिल रहा है ओरिजिनल, प्रोविजनल भी चल जाता है। तो ये तो एकेडमिक हो गया। उसके बाद से ट्रेनिंग का जो बीएड है, बीएड का जो है आपका डिग्री और मार्कशीट, और उसके बाद से आपका इससे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए जो है देखिए, सबसे पहले सर्टिफिकेट में आपका जो मेन सर्टिफिकेट है वो है आपका स्टेट का जो स्कोर कार्ड है जिसका रिजल्ट आया है। ये मैं पहले बताना भूल गया हूँ, लेकिन सबसे जरूरी तो ये है कि आपको ये भी चाहिए, आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके लिए जो है देखिए 106 अभ्यर्थियों का भी एग्जाम जो है लेना है अभी बोर्ड्स को, और उसका हो सकता है कि शायद अभी तक तो एडमिट कार्ड आया नहीं है, 2 अप्रैल से है। तो देखिए, अगर एडमिट कार्ड आ जाता है, अब तो समय कम है, तो अगर समय से एग्जाम हो जाएगा अप्रैल में, तो मई वगैरह तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके साथ ही मुझे जहां तक लग रहा है कि बोर्ड जो है वह सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड एक साथ इशू करे, एक साथ दे। लेकिन अगर 106 अभ्यर्थियों के लिए इन सभी लोग अगर बात किया जाए बोर्ड से, तो उस पे बोर्ड जो चाहे उस हिसाब से कर सकता है, दे भी सकता है, वो तो बात करने की विषय है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि सबका एक साथ ही देगा। तो मैं बता रहा था कि 10th का, 12th का, स्नातक का, इन सबका जो है मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, और ट्रेनिंग वाले का आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और प्लस स्टेट का एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड भी अगर अभ्यर्थियों के पास है तो उसको सुरक्षित रखें, क्योंकि एडमिट कार्ड अगर मांग देगा तो फिर आपको देना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास नहीं है तो ढूंढ करके रखे, लेकिन आप अपने पास रखिए, वो आपके लिए ही
फायदेमंद रहेगा। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि आप जो है बिहार के निवासी हैं। ईडब्ल्यूएस, अगर कोई अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का उसको चाहिए। और भी जो है ईडब्ल्यूएस एक्चुअली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले क्या है कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो है वह किस सत्र का है, उस हिसाब से नया बनवा लीजिए। अभी जो है 31 मार्च के बाद से अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको नया चाहिए तो अभी आप अप्लाई करके अप्रैल में बनवा लीजिए, तो आपका नया रहेगा, 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद से आईडी प्रूफ वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, आधार कार्ड वगैरह हो ज्यादा बढ़िया है, आईडी कार्ड, फोटो वगैरह, तो यही सब चाहिए सर आपके डॉक्यूमेंट्स में सर। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको बताते चले कि आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन यानी स्नातक, या जो भी आपका ट्रेनिंग है वो, और जो कंप्यूटर साइंस का है तो वो अपना कंप्यूटर साइंस का मतलब उनके साथ ट्रेनिंग शायद जुड़ा हुआ नहीं है। पेपर 2 में जो कंप्यूटर साइंस है जी, देखिए उनका ट्रेनिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन उनका जो कंप्यूटर का जो उन्होंने जो कोर्स किया है उसकी सर्टिफिकेट तो चाहिए ना सर। हाँ, उनका एकेडमी के साथ उन लोगों का जो ये हो गया जो कंप्यूटर वाला, उसका सर्टिफिकेट उन लोगों को चाहिए, मार्कशीट और उनका सर्टिफिकेट हो गया। जी। और जो पेपर 2 में अप्लाई करेंगे तो वो मास्टर जो भी डिग्री है, मास्टर, वो उसका साथ जो है पेपर 2 में सिर्फ जो है वो मास्टर डिग्री चाहिए सर, स्नातकोत्तर का। हाँ, ये सब लगा सकते हैं। और जो भी अभी जैसे सर ने बताया कि एस्टेट का आपके पास प्रमाण पत्र होगा वो लगाना होगा। एडमिट कार्ड भी अगर आपके पास हो तो जरूर सुरक्षित रखिएगा। क्योंकि देखिए सर क्या है ना कि अभी जो हम लोग रिजल्ट एस्टेट का जो रिजल्ट आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि आप जो है इसको किसी लीगल काम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहला जो हम लोगों का मेन जो अभ्यर्थियों का जो एक उद्देश्य होना चाहिए वह अभी होना चाहिए कि वो स्कोर कार्ड अपना जल्द से जल्द वो लोग ले ले। उसके लिए अब 106 अभ्यर्थियों का और कुछ जो रिजल्ट है संस्कृत का, उर्दू का और साइंस का रुका हुआ है, तो इन लोगों के साथ जब उन लोगों का भी रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे जहां तक लगता है कि इन सबका फिर स्कोर कार्ड एक साथ ही बोर्ड इशू करे। यानी सबसे पहले मुद्दा ये होना चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट हो। इसके लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड पे दबाव बनना चाहिए कि सर्टिफिकेट, मतलब जो भी हो, एग्जाम आपका जल्द से जल्द जो टाइम बताया गया उस टाइम पे एग्जाम हो, और रिजल्ट भी फर्स्ट वीक में, मई में बताया गया, वो फर्स्ट वीक में आए, उसके बाद तुरंत वो सर्टिफिकेट दे दें ताकि फाइट हो सके शिक्षा विभाग से और वो बहाली स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पे बहाली की जब चर्चा आ रही है तो बहाली के बारे में बताएं कि क्या कुछ अपडेट है, बहाली होगा तो कैसे होगा, क्या कुछ होगा? सर देखिए, बहाली की जो बात है तो ये शिक्षा विभाग कह रही है कि छठे चरण के बाद से ये जो एस्टेट 2019 वाले 5 अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया था, ये 7वें चरण में इनकी बहाली करेंगे। तो छठे चरण के लिए मैं बता दूं कि छठे चरण के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि मुझे लग रहा है कि 4-5 हजार अभ्यर्थी होंगे जो पुराने, जिन्होंने केस भी किया था उसके लिए, ये एसएसटी के सीट के लिए। वो लोग जो है उसका जजमेंट भी आ चुका है, वो लोग हार चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि वो लोग डबल बेंच में जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए क्या होता है। और अभी जो है एक आपका ये 5 अप्रैल को एक ब्लाइंड फेडरेशन वाला भी केस का सुनवाई है। तो जो भी है ये छठे चरण के बाद ही जो है उनमें से अगर कुछ सीट बचता है तो उसको जोड़ते हुए 7वें चरण में इसकी बहाली होगी सर। और ये जो है बहाली अभ्यर्थी जानते भी होंगे कि ये जो है कई बार जो है ये संजय कुमार जी जो है शिक्षा के जो सचिव, उन्होंने रिप्लाई भी किया है ट्विटर वगैरह पे कि ये जो सेंट्रलाइज होगा और ऑनलाइन होगा सर। ये सेंट्रलाइज्ड होगा, ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे बच्चे जो हैं बार बार पूछते हैं कि जो भी कंप्यूटर साइंस के हों या अन्य सब्जेक्ट के हों, जो भी पास हैं, तो क्या सभी अभ्यर्थियों का हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी कई बार उन्होंने जो है ट्वीट किया है कि जितने भी अभी रिजल्ट आया है, जितने अभ्यर्थी पास हैं, वो उनका सबका जो है वो हो जाएगा बिल्कुल। और जिस दिन रिजल्ट जो है रिलीज बोर्ड जो है दे रहा था, उस दिन साफ साफ जो है शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि जितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो रहा है उन सभी लोगों की नौकरी जो है वो पक्की है। अच्छा, जब जो है सेंट्रलाइज होगा, ऑनलाइन होगा, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फिर कोई भी नहीं छूटेगा। एक जगह सारे अभ्यर्थियों का डेटा रहेगा विभाग के पास, और विभाग जो है उस हिसाब से कैटेगरी वाइज सबकी बहाली करेगा सर। यानी ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा, तो ये फायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे अपने घर से बैठे हुए ऑनलाइन कर देंगे, सारा डेटा एक जगह चला जाएगा, फिर वहां पे सेंट्रलाइज जिस तरीके से आपका सीट बन रहा होगा उस तरह से अलाउ हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज है। तो ये था बहाली का प्रोसेस। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट
और जो भी बहाली में जो परेशानियां जो आगे सामने दिख रहा होगा। कंक्लूजन के रूप में हम आपको बता दें कि जो छठा चरण है उसमें आपको 2 केस देखने को मिल सकते हैं। पहला जो है आपका ब्लाइंड वाला केस, देखिए उसकी सुनवाई कब तक होती है और जब होगी सुनवाई तो क्या उससे आगे भी डेट जाता है या वहीं क्लोज हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। दूसरा जो एसएसटी जो सीट के लेके जो हार चुके हैं तो वो डबल बेंच में भी जाने की बात कर रहे हैं, मे भी गए हों, चाहे जो भी बातें हों, चाहे नहीं जाए, अगर नहीं जाते हैं तो वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा, तो एक ही केस रह जाएगा, नहीं तो ये भी एक कारण बन सकता है। अब यहाँ पे उसके बाद 7वें चरण होगा, यानी ये टोटल आपका जो भी आपका मेरिट लिस्ट वगैरह बन चुका है उसका केवल छठे चरण का आपका बांटना है, नियुक्ति पत्र को वो बांट दिया जाए, क्लोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक और है सर्टिफिकेट लेना। तो सर्टिफिकेट आपका अगर अभी नहीं मिलता है तो आपका, आप जानते हैं कि अप्रैल में एग्जाम है, अगर टाइम से एग्जाम हो जाए तो मई में फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है, उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी अप्रैल और मई आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो सबसे जरूरी है आपका सर्टिफिकेट लेना और उससे भी जरूरी है आपका जो भी छठा चरण चल रहा है उसका क्लोज होना। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी, अच्छा यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं ये तो अलग से एग्जाम हुआ है, ये बिल्कुल अलग है, तो ये छठे चरण के बाद ही 7वां चरण क्यों कहा जा रहा है? जी देखिए, ये अलग से एग्जाम हुआ है, अगर सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये इसलिए जो है शिक्षा विभाग कर रही है क्योंकि छठे चरण की जो सीटें, जो रिक्तियां हैं, जो अगर बच जाएंगी उसको इसमें जोड़ते हुए फिर इसको करेगी, इसीलिए उसको और इसको दोनों को जो है जोड़ रही है। अच्छा, इसलिए उसको क्लोज करना चाहती है कि ठीक है, हम बातचीत में आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ बच्चों का प्रश्न लेते हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं उनका। इन्होंने पूछा है कि जैसे में अभी जो रिजल्ट आया है, कुछ अभ्यर्थी खासा नाराज है। एक तो उनका चर्चा है कि जो भी नेगेटिव मार्किंग हुआ है वो क्यों हुआ है, यानी माइनस में क्यों गया है, क्योंकि जो भी प्रश्न थे वो आपके मतलब जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसपे कोई भी माइनस मार्किंग नहीं था, तो नेगेटिव में कैसे गया? देखिए, इसके लिए तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन के कारण ही वो निगेटिव मार्किंग भी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जिनका कम हुआ है 25-25, 30-30 से नंबर से 40-40 नंबर तक कम हुआ है, उसी में जिसका कम नंबर आ रहा था 25-30 नंबर, उनका फिर माइनस में चला गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का बढ़ा है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन, और कुछ हो ही नहीं सकता है सर। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका निगेटिव में गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो, उनका कहना है कि जब ठीक है माइनस में गया, सारा चीज ठीक है, लेकिन जब एक और मैथ वाले केस का एक जजमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि कुछ क्वेश्चन को हटा के, 5-6 जो भी क्वेश्चन है उसको हटा के रिजल्ट पब्लिश करने का, तो वहां पे 150 मार्क्स है। उनका भी जब रिजल्ट आया तो 150 ही टोटल दिख रहा है, उस पे उनका मार्क्स दिख रहा है, तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बोर्ड जो है अगर कहा है कि मैं 5 क्वेश्चन हटा करके रिजल्ट दूंगा या 6 क्वेश्चन है जो भी है, तो उसने अगर रिजल्ट वो दिया है तो उसका उसने कुछ न कुछ तो बोर्ड ने किया ही होगा, जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा उसने कि मैं अगर बोला हूं तो उस हिसाब से दे। तो उसके लिए ज्यादा सही ये है कि जो अभ्यर्थियों को लग रहा है कि अगर इस तरह का गलत है, तो एक बार वो को चाहिए कि वो जाकर के एक बार बोर्ड में बात करे, एप्लीकेशन दे और वह जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्ट में जो है उनका रॉ मार्क्स कितना आ रहा था, मेन नंबर कितना था, कितना नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है, ये सब जान लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि बोर्ड जो है दिया है तो वो कुछ न कुछ सोच करके ही दिया होगा सर। और उसके बाद अगर बोर्ड कुछ नहीं कहता है तो फिर आप जो है शिक्षा विभाग में बात करिए कि किस तरह से हुआ है फिर। अच्छा, यानी आप सबसे पहले बोर्ड से मिले फिर आप शिक्षा विभाग जा सकते हैं अगर बोर्ड नहीं सुनती है तो? जैसे में कहा जा सकता है कि हमने रिजल्ट जारी कर दिया, अब हम कुछ नहीं जानते, आप जाके शिक्षा विभाग से बात कीजिए, तो आप जाके शिक्षा विभाग से मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको एप्लीकेशन लेके जाना चाहिए। जी सर। इसके बाद हम आगे बात बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक जो भूगोल है और हिस्ट्री का मुद्दा, आपने देखा होगा कि कुछ जो अभ्यर्थी का रिजल्ट जब आया उनका इनवैलिड हो गया था, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट उन्होंने नहीं चूज किया था, वो भूगोल आपका हिस्ट्री यानी इतिहास हो सकता है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका पठित स्नातक स्तर पे पठित नहीं है, उनका ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी आपका इतिहास, ये दोनों में से कोई विषय नहीं है। लेकिन हो सकता है जो 5 या 4 सब्जेक्ट है उनमें कॉम्बिनेशन जो नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ हो सकता है? वो बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा रिजल्ट आ गया है, लेकिन उनका ना ज्योग्राफी है ना हिस्ट्री है स्नातक स्तर पे। देखिए, उसमें हुआ क्या है ना कि बहुत से अभ्यर्थियों का मेरे पास फोन आता है
बहुत से अभ्यर्थी मेरे पास फोन करते हैं। तो उसमें क्या है कि उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट को चूज करना था, और ये जो है उनके पठित विषय में होना चाहिए स्नातक स्तर पे। अब क्या है कि बहुत से अभ्यर्थियों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है, और उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम देते समय उसमें से किसी एक विषय को चूज करके एग्जाम दे दिया, उनका रिजल्ट भी आ गया है। तो उनका रिजल्ट आ गया है तो आ गया है, लेकिन वो भी जो है इनवैलिड ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बोर्ड जो है इस तरह के 500 से ज्यादा कुछ अभ्यर्थियों को इनवैलिड कर चुका है। तो इसलिए अगर आ गया है तो वो एक तरह से, देखिए मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कुछ मैं ऐसा बोल दूंगा कि मेरे बोलने से अभ्यर्थियों को अच्छा लगे, चाहे जो भी है, जो फैक्ट बात है मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर उनका पठित विषय एक इसमें से नहीं है तो उनका भी इनवैलिड हो जाएगा, बेशक वो पास है। ये आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। और ये केवल ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री की ही चर्चा नहीं थी, इसके साथ ही और भी जो सब्जेक्ट हैं, आपका इकोनॉमिक्स था और आपका पॉलिटिकल साइंस था। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए, और मैं बताएं उनमें से भी एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं तो आप एलिजिबल हो पाते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर आप बिहार से हैं तो भी स्टेट पास होते हैं तो वैलिड होगा, अदर स्टेट से हैं तो आप वैलिड नहीं है। नहीं होगा सर। अब यहाँ पे हम एक और प्रश्न लेते हैं महिला अभ्यर्थी का, जो सामान्य कैटेगरी से हैं, और पिछली बार जो हम चर्चा कर रहे थे और हमने बताया था कि आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमने नोटिफिकेशन में देखा था कि उनका मतलब 50% था। इसमें क्या कुछ कहना है? उनका 45% उनका कहना है, तो इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था, उसमें जो है महिलाओं का अगर वहां पे चर्चा नहीं था तो इन लोगों को पहले ही उसके लिए आवाज उठाना चाहिए था, क्योंकि बीएसईबी बोर्ड का जो नोटिफिकेशन था उसमें एक कॉलम में साफ साफ नीचे लिखा हुआ है लास्ट में कि रिजल्ट आने के बाद से जो है वह किसी भी चीज पे कोई मांग जो है वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तो महिलाओं को पहले ध्यान देना चाहिए था कि अगर उनका उसमें नहीं दिखा रहा है 45 में तो उनको उसी टाइम जो है बात करना चाहिए था सर। यानी जो सामान्य महिलाएं हैं उनका अगर कट ऑफ में 45% नहीं दिखाता है तो उसी समय उन्हें बातचीत करना चाहिए था। अगर वो बातचीत नहीं करते हैं, इस समय करते हैं, तो उनको दिक्कत है, यानी वहाँ 50% ही दर्शाया गया है जी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सब्सिडी के विषय के बारे में, सहायक विषय के बारे में। जैसे कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो स्नातक स्तर पे आपका सब्सिडी में उनका विषय है इंग्लिश हो या हिंदी, और उसी विषय को, यानी अगर सब्सिडी में उनका इंग्लिश है तो इंग्लिश से ही एग्जाम देके वो क्वालिफाई हुए हैं, और अगर उनका हिंदी है तो हिंदी विषय का ही एग्जाम देके क्वालिफाई हुए हैं, ऑनर्स नहीं है, इनका सब्सिडी है। तो ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ये वैलिड है? देखिए सब्सिडरी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर ऑनर्स है या सब्सिडरी है उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पोजिशन के साथ अगर कोई, जैसे कि कुछ हिंदी इंग्लिश वगैरह जो कॉम्पोजिशन वाले जो विषय होते हैं, अगर उनके साथ अगर वो लोग एग्जाम दिए हैं उस सब्जेक्ट पे तो उनके साथ जो है वो दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑनर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिडरी के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है सर। ये साफ साफ लिखा हुआ था कि स्नातक स्तर पे पठित विषय होने चाहिए, यानी स्नातक स्तर पे वो विषय पढ़ा हुआ जाना चाहिए जी। लेकिन इसके लिए मतलब अभी तक लिखित रूप से अभी कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, आपने भी देखा होगा जी। उस तरह का तो है नहीं, लेकिन उसके लिए भी जो है हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जवाब आ जाता है आरटीआई वगैरह के थ्रू, आरटीआई के थ्रू, तो उसको हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे सर। यानी इसके लिए भी आरटीआई किया गया है, जैसे ही आता है जो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल रमेश सर का ये कहना है कि ये होना चाहिए, क्योंकि 2011 में भी इनसे बात हुआ था कि 2011 में भी जी। पहले जो है सब्सिडरी वाले, पहले की बहाली में सब्सिडरी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सब्सिडरी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑनर्स है तो बहुत ही बढ़िया है, कॉम्पोजिशन वाले सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए सर। कंपोजिशन जो होता है वो नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं उनके फादर मदर में जो स्टेट का एग्जाम उन्होंने दिया है उसमें कुछ त्रुटि है, हो सकता है कि उनका कैटेगरी में भी त्रुटि हो, इस तरह का प्रश्न है, उनका एडमिट कार्ड खो गया, तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए उन्हें? देखिए इसके लिए तो बीएसईबी बोर्ड ने त्रुटि में सुधार करने के लिए उसने ऑलरेडी समय दिया हुआ था। तो जिन अभ्यर्थियों का इस तरह का अगर त्रुटि है नाम में, सरनेम में, फादर्स में कुछ भी, तो उनको उस टाइम सुधार कर लेना चाहिए था।
अगर उस समय उन्होंने सुधार नहीं किया है तो मैं तो ये कहूंगा फिर आपको जो है एक जो है बीएसईबी बोर्ड को एप्लीकेशन लिखिए। बीएसईबी बोर्ड अगर नहीं सुनता है फिर आप जो है फिर उसके बाद फिर आप आगे शिक्षा विभाग में जाइए। लेकिन ये गलत है, जिन्होंने सुधार नहीं किया था आपको उस समय सुधार कर लेना चाहिए था, ये जरूरी होता है और उस समय आपको ध्यान देना चाहिए सर। यानी जब वो समय था उस समय सुधार कर लेना चाहिए था, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपकी परेशानी है जो आपको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बार जरूर संपर्क करना चाहिए, जो भी आवेदन वगैरह है बिहार बोर्ड जाना चाहिए। उसके बाद वहां से नहीं होता है, जैसे मैं बोल दे कि नहीं अब हम कुछ नहीं जानते हैं, आप शिक्षा विभाग जाइए, तो वहां पे आप जा सकते हैं शिक्षा विभाग में। अब क्या कुछ होगा तो ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये पहले से सुधार का टाइम दे चुके हैं। जी सर। तो मुझे लगता है कि अब शायद इतने ही प्रश्न थे जो पूछा जाना चाहिए था, और भी जो प्रश्न हैं वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, हम अगली बार लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ प्रश्नों का जो हो सकता है जिस पे उत्तर दिया गया उसके लिए आरटीआई किया गया, वो आपका सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की बात की गई हो या सब्सिडी विषय की बात की गई हो, इसके लिए भी आरटीआई किया गया। तो जो भी आरटीआई का जवाब आता है हम कोशिश करेंगे आपके सामने लाने का। रमेश जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों से? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य बना के रखें और सरकार बहाली जरूर करेगी, क्योंकि उसको हाई स्कूल में जो है शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जरूरत अगर नहीं होती तो वो यहाँ तक नहीं कहता कि हम लोग जो है रिटायर्ड टीचर्स को जो है पढ़ाने के लिए लाने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, कुछ जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे 106 अभ्यर्थी हैं, उनका जो है एग्जाम ले ले, उसके बाद से उर्दू का, संस्कृत का और जो है आपका साइंस का एक साथ रिजल्ट आ जाए, उसके बाद से आपको स्कोर कार्ड मिल जाए। उसके बाद जो है ये छोटा सा एक मैटर छठे चरण का है, ये भी तब तक क्लियर हो जाएगा मुझे लग रहा है। उसके बाद जो है 7वें चरण में ये सरकार जो है बहाली जरूर करेगी और जो भी अभ्यर्थी पास है उनका जरूर नौकरी हो जाएगा सर। जरूर विद्यालय में जाएंगे, निश्चिंत रहें, धैर्य बना के रहें सर। और अगर मैं अभ्यर्थियों से कहूंगा कोई भी अगर कदम उठाना है तो उसके पहले बहुत सारे रास्ते हैं, उनको अपनाएं। एक बार जो है बोर्ड से बात करें, अधिकारियों से बात करें, शिक्षा विभाग में जाकर के बात करें, अपने प्रॉब्लम्स को बताएं। अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है तब जो है वो कुछ कदम उठाएं, नहीं तो मैं तो कहूंगा कि धैर्य बना के रखें और बहाली जरूर होगी सर। तो रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।